हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास की प्रश्नावली 1.1 के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका बेसिक मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। जो 9th तक आपका जितना भी नॉलेज था, जिसको नहीं भी पता था, जो इस चैप्टर में अपने यूज आएगा, उसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है। आज आपके सिलेबस में बुक में डायरेक्टली जो दिया गया है वहां से शुरुआत आज से होगी। अगर आप आज से भी समझोगे तो आपको समझ आएगा। देखो, हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी संख्या है? वो है आपकी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याएं। इन तीनों संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। अभी आपको पता चलेगा। बच्चे क्या करते हैं, सीधी प्रमेय पढ़ लेते हैं। जो आपकी आधारभूत प्रमेय उसको डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है। बच्चे सीधे रट लेते हैं और सवार कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक आपके 2 या 3 मिनट लगेगी, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। एक तरह से ये मानो कि इस चैप्टर के आपके बोर्ड में फ्री के नंबर आने वाले हैं। एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा इस चैप्टर में से, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। आप खुद कर लोगे क्वेश्चन। जैसे ही मैं आपको तरीका समझाऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसे आप खुद नहीं कर पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। अब देखो, अभाज्य संख्याएं होती है केवल एक और स्वयं से विभाजित। यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके में समझूं तो इसमें केवल और केवल दो संख्याओं को भाग जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 2। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं 3। अगला एग्जाम्पल लेता हूं 5, 7। अब यहां देखो, मेरी परिभाषा क्या थी कि केवल एक और स्वयं से विभाजित। अब अगर दो की बात करूं तो एक से तो हर संख्या विभाजित होती है। तो दो एक से विभाजित होता है, बिल्कुल। उसके अलावा दो दो से विभाजित होता है, बिल्कुल। तो अपनी परिभाषा क्या है? केवल एक और स्वयं से विभाजित। ये एक से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है। इसके अलावा किसी भी संख्या से दो विभाजित नहीं है। तो मेरी परिभाषा को ये संतुष्ट कर रहा है, यानी कि दो क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। अगली संख्या की अगर मैं बात करता हूँ 3। एक से विभाजित होगा, एक का तो सोचना ही नहीं है। 3 उसके अलावा केवल और केवल 3 से विभाजित होगा, क्योंकि उसके बीच में 2 आता है, 2 से विभाजित होता नहीं है। तो 3 भी है। इसी तरह 5 से बात करूं तो एक और केवल 5 से विभाजित होगा। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं किस में आ जाएगी? आपके अभाज्य संख्याओं में। इनमें केवल या तो एक का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है। याद रखने का तरीका कि केवल दो संख्याओं से विभाजित हो, दो से ज्यादा संख्याओं से या दो से कम संख्याओं से विभाजित नहीं होना चाहिए। केवल और केवल दो संख्याओं से विभाजित हो, जिसमें से एक तो क्या होगा? एक, और एक वो संख्या स्वयं होगी, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद बात करूं मैं भाज्य संख्याओं की, तो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो। अब जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने बात की 4 की। तो 4 एक से विभाजित होता है। परिभाषा देखते जाओ, एक और स्वयं। 4 4 से तो होगा ही सही, स्वयं से हर संख्या होगी। के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित। 4 इसके अलावा 2 से भी विभाजित होता है, यानी कि 1 से विभाजित हो गया, 2 से विभाजित हो गया, 4 से विभाजित हो गया। तो ये 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। अगला एग्जाम्पल लू, जैसे कि 6। 6 एग्जाम्पल लिया मैंने। तो उसके बाद बात करूं, एक से तो विभाजित होगा ही सही, 6 6 से तो विभाजित होगा ही सही। उसके अलावा इसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। यानी कि 2 से ज्यादा संख्या से अगर विभाजित होगा तो वो संख्या कौन सी होगी? भाज्य। यानी कि कम से कम 3 संख्याओं का तो जाना चाहिए, उससे ज्यादा जा सकता है। जैसे इसमें 1 का जाता है, 6 का जाता है, 2 का जाता है और 3 का जाता है, यानी कि 4 संख्याओं से विभाजित होती है। तो मुझे तो केवल ये देखना है कि 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी भाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एक होना चाहिए, या इसे दूसरी भाषा में कहूं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर। उसका क्या मतलब होता है? जैसे कि मैं दो संख्याएं लू 8, एक संख्या ले ली मैंने 25। तो इसके गुणनखंड क्या लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह 5 के क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 5। अब इन दोनों में देखो, मैं 8 और 25 में, तो दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 5 है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं यहाँ गुणा में 1 लिख सकता हूं। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? केवल एक कॉमन है।
इसी को एचसीएफ बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर होता है, कैसे, तब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि इसी का मतलब एचसीएफ होता है। अभी हम केवल उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन केवल एक है, तो 8 और 25 क्या हो जाएगी आपकी सह अभाज्य संख्याएं। ये कम से कम दो संख्याओं में देखेंगे, तो यहाँ गुणनखंड की उसके बाद में नीचे लिख सकता हूँ कि हाँ 8 और 25 कैसे नंबर है, दोनों ये सहअभाज्य संख्याएं। तो एक बात छोटा सा रिकेप कर लेता हूँ, केवल दो संख्याओं से विभाजित हो यानी कि केवल एक और स्वयं से विभाजित हो तो वो संख्याएं होगी आपकी अभाज्य संख्याएं। एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो वो होगी आपकी भाज्य संख्याएं। और उसके अलावा दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो या बोलो कि कॉमन गुणनखंड क्या हो एक हो, तो वो दोनों संख्याएं कैसी होगी आपकी सहअभाज्य संख्याएं। एक और जनरल नॉलेज के लिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य एवं एकमात्र सम संख्या भी 2 ही होती है, ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ ले तब 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 तो सम है। इसके आगे कोई भी सम संख्या आएगी वो अभाज्य होगी नहीं, क्योंकि इसके आगे वाली कौन सी है 4, 6, इनमें तो 3 संख्याओं को जा रहा है, तो वो फिर उस कंडीशन में अभाज्य नहीं होगी। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, आपको केवल ये ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको समझाया। अब चलते हैं अपना जो मेन टॉपिक है कि अंक गणित की आधारभूत, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल ये है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, कोई भी भाज्य संख्या ले लो 48। भाज्य संख्या का क्या मतलब बताया था मैंने कि एक से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और उसके अलावा कम से कम एक और संख्या से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड होती है। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, सबसे पहले भाग चला जाएगा 2 का, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 का जा रहा है यहाँ 6, फिर चला जाएगा यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 3 एकम। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो प्रत्येक जो भाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे कोई सी भी संख्या ले सकते हो आप, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, केवल ये आपके आधारभूत पर। तो अब बात करते हैं अपन एचसीएफ और एलसीएफ के, दोनों में क्या फर्क होता है ये सीख लीजिए। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से 10.1 में कुछ भी नहीं है, ये दो ही चीजें एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलेंगे इसको महत्तम समाप्त वर्तक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक, इसको बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक। अब देखो दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपकी बुक का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, संख्याओं 6 और 20। संख्याएं कितनी है, 6 और 20, 6 है और एक क्या आपका 20। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनका भाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, 6 लिख लेंगे। अब देंगे सबसे छोटी संख्या का भाग देने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो 2 तिया 6, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। अब 20 के अंदर देंगे इसी तरह, 20 के अंदर मैं भाग देता हूँ तो 2 का जाएगा 10 बार, फिर 2 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा आपका 1 बार। तो इसके भाज्य गुणनखंड में यहाँ लिख लेता हूँ, 6 के भाज्य गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। और यहाँ 20 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी तरीके से यहाँ लिख लो, सेम नंबर का ही मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। यहाँ इसके भाज्य गुणनखंड थे 2 गुणा 3 और इसके भाज्य गुणनखंड थे आपके 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम में फर्क क्या होता है। यहाँ तो आपको क्या देखना है कि इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो लेना है। केवल एचसीएफ में आपको क्या लेना है, दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो लेना है। यहाँ पे 2 2, केवल ये एक संख्या कॉमन आ रही है। इसके अलावा कॉमन का मतलब क्या हो, जो संख्या दोनों में हो। 2 दोनों में, 3 क्या दोनों में नहीं, ये दूसरा 2 इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं। तो यहाँ कॉमन क्या है केवल, तो यहाँ एचसीएफ 6 और 20 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2। इसको दूसरे शब्दों में आपकी बुक में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की जो सबसे कम घात है वो लेनी है। तो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उसकी सबसे कम घात 2 की पावर 1 ये 2। तो आपको तो इजी वे में ध्यान रखना है कि दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो पार्ट ले लेना है आपको। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में,
2, तो वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों में देखना है, सारी संख्या लिख लेनी है आपको, 2, 3 और 5। इसके अलावा कोई संख्या है यहाँ? इसके अलावा यहाँ कोई भी संख्या नहीं है। यानी कि जितनी एक संख्या केवल एक बार लेनी है, 2 है, उसके बाद 3 है, 2 मैंने लिख चुका, उसके अलावा 5 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख दो, 2 को क्या लिख, 2 की पावर 1 है, इसका मतलब ये है 3 की पावर 1 है, लिख सकता हूँ, कोई एक सेम बात है। यहाँ 2 की पावर कितनी है, 1 और 1 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है आपका, 1 बार। समझने के लिए लिखना, आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल पाओगे, जैसे हम 5-10 सवाल करेंगे आपको समझ आएगा, आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल दो। अब आपको क्या करना है, मैंने सारी संख्या लिख ली, 2, 3, 5 के अलावा यहाँ भाज्य गुणनखंड, जैसे मान लो यहाँ भाज्य गुणनखंड में 7 और होता तो मैं यहाँ 7 भी लिख देता। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है यहाँ पे सबसे बड़ी घात। अब जैसे 2 है तो 2 की दोनों में जहां सबसे बड़ी घात है वो लेनी है। यहाँ 2 की घात कितनी है, 1, यहाँ 2 की घात कितनी है, 2, तो मैं यहाँ 2 की घात कितनी लूंगा, 2। 3 की बात करूं तो 3 की तो यहाँ तो घात ही नहीं है, तो 3 की घात 1 ही सबसे बड़ी घात है, तो 3 की घात लूंगा 5। सेम 5 की घात 1, केवल यहाँ ये है, तो बस इसको गुणा कर दो, यही है आपका आंसर। 2, 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 15, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60 हो जाएगा आपका एलसीएम, और ये एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एचसीएफ एलसीएम के, तो आपको बहुत ही इजीली समझ आएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब समझा दूं कि मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होता है, निकालना इस तरह है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि ये दो जो है सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है। इससे बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों, छह का भी पूरा पूरा, 2 का भाग 6 में भी पूरा पूरा जाए, और 2 का भाग 20 में भी पूरा पूरा जाए। 2 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है। जैसे कि 4 है तो 4 का भाग 20 में जाता है लेकिन 6 में नहीं जाएगा। दूसरी बात करूं 10 की, 10 का भाग 20 में जाएगा, 6 में तो कहां से जाएगा, तो 2 सबसे बड़ी संख्या है। और यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि 60 सबसे छोटी संख्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटी संख्या है जिसका 6 और 20 का पूरा पूरा भाग जाता है। 6 और 20 का, इसमें तो इसके अंदर इन दोनों का भाग जाता है, और यहां इसका भाग इन दोनों में जाता है, तो ये तो हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाता है, और ये सबसे छोटी संख्या जिसका इन दोनों का भाग जाता है। ठीक है, समझ आया अंतर?